Dear students, welcome back. Today we will discuss the next short story of Ruskin Bond, The Room of Many Colors. As you can see, the title of this short story is very attractive. The same way, the short story is also very attractive and interesting. Actually, this short story is a bit longer. थोड़ी लंबी है कहानी इसकी, लगभग 17 पेजेस की है. तो मैं समराइज करके आपको बताने वाला हूँ. हैव पेशेंस एंड वॉच द वीडियो टिल द लास्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी बेटर. चूँकि इससे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. नरेटर इस शॉर्ट स्टोरी की शुरुआत करते हैं. वो लिखना चाहते हैं एक कहानी, लेकिन उन्हें जेन्युइन नहीं लगती है वो कहानी. फिर वो एक पोएम कंप्लीट करना चाहते हैं, फिर भी उनको अच्छा नहीं लगता है. तब वो डिसाइड करते हैं कि अपने फादर के बारे में कुछ लिखेंगे. उन्होंने जो ट्रीज़ प्लांट किए हैं उनके ग्रोइंग एक्सपीरियंस के बारे में लिखेंगे. लेकिन उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता है. तब उनका ध्यान चला जाता है, एक याद आती है बात उनको कि कैसे एक बागीचे में, एक लॉन में उनको एक लाल रंग का एक इंसेक्ट मिलता है, कीड़ा मिलता है, और अपने पिता से उनकी बात शुरू हो जाती है. ठीक है. तो पिता के साथ इनके बहुत एज डिफरेंस के बाद भी, ठीक है, जो नरेटर है वो बहुत कंफर्टेबल है अपने फादर के साथ, क्योंकि दोनों बहुत ही फ्रेंडली हैं और किसी भी टॉपिक पर बहुत ही आसानी से दोनों बात करते हैं. और इनके पिता भी जो हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं. ही इज़ अ टीचर. नरेटर बताते हैं कि उनकी माँ उन्हें छोड़कर तब चली गई थी, यानी उनकी डेथ हो गई थी जब वो मात्र 4 साल के थे, और अपने पिता के साथ वो अकेले रहते हैं. अपनी माँ के बारे में बहुत ही छोटी मोटी कुछ यादें उनके पास हैं, लेकिन उनके पिता हमेशा नरेटर के साथ बहुत काइंड रहे हैं, पेशेंट रहे हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर वो तो नहीं बताते हैं कि उनकी माँ कहाँ चली गई, क्योंकि बच्चे को समझाना बड़ा ही मुश्किल है. समुद्र के किनारे जब वो बैठे रहते हैं तो उनके पिता डिस्कस करते हैं कि ये दुनिया कितनी बड़ी है, और इस दुनिया की तुलना वे एक वाटरमेलन से करते हैं और उस पर बैठे मक्खी से अपने आप की तुलना करते हैं कि कैसे यह मक्खी जैसे पूरे वाटरमेलन को नहीं देख पाती है, वैसे ही हम लोग भी पूरी दुनिया नहीं देख सकते हैं. वो शेयर करते हैं अपनी स्टोरीज़ को लेकर कि कैसे वो इंग्लैंड गए, नॉर्वे गए, और वे प्रॉमिस करते हैं कि वो उन्हें भी नॉर्वे ले जाएंगे कभी. सो उनके जो कॉन्वर्सेशन हैं वो हमेशा चलते रहते हैं कंट्रीज़ के बारे में, वैरायटी और यूनिकनेस ऑफ पीपल के बारे में. उनके पिता बहुत इन्जॉय करते हैं ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने में, और एक बहुत ही पेशेंस के साथ और लव के साथ उनके साथ रहते हैं. नरेटर अपने बारे में पूछते हैं, खुद के बारे में पूछते हैं कि वो लोग जो इंडिया में रह रहे हैं उनका फ्यूचर क्या है यहाँ पर. उनकी एक नैनी है जिसको आया कहते हैं. वह जो है वो इनको बहुत तरह की इमेजिनेटिव कहानियाँ सुनाती है और इनका दिमाग पूरी तरह से भर देती है कि कैसे यहाँ राजाओं का आगमन हुआ था इंग्लैंड से, और उनका क्या महत्व है, उनके क्राउन का क्या महत्व है. फादर जो हैं वो हमेशा बताते हैं कि उन्हें यहाँ से कभी न कभी छोड़कर जाना पड़ेगा. उनका फ्यूचर जो है इंडिया में वो परमानेंट नहीं है. ये लोग एक महल में रहते हैं जहाँ पर उनके पिता एक छोटा सा स्कूल चलाते हैं लोकल चिल्ड्रन के लिए. इनके छोटे उम्र के बावजूद भी नरेटर जो हैं वो, यानी नरेटर बहुत कम उम्र के हैं, लेकिन ये समय बिताते हैं आया के साथ, गार्डन में जाते हैं, और यहाँ वे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक कैरेक्टर को जो कि एक गार्डनर है, उसका नाम दुखी है, और हमेशा वो मिमिक करते हैं उसके बैठने के स्टाइल को, कैसे वो उकड़ू बैठा करता था उसकी वो नकल भी करते हैं. तो नरेटर बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं उस पैलेस में रहकर और आसपास के एरिया में घूमकर और उनके आसपास रहने वाले लोगों के साथ रहकर. इस बड़े से गार्डन में समय ऐसा लगता है कि रुक गया है, इतनी खूबसूरती है वहाँ पर. और नरेटर का जो इंटरेक्शन है गार्डनर दुखी के साथ, यह रिवील करता है, बताता है
यूनिक पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ एंड गार्डनिंग, कि जीवन का रहस्य क्या है, गार्डनिंग कैसे करना चाहिए। दुखी का जो अप्रोच है लाइफ के प्रति, वो चेंजिंग सीजन्स को बताता है और कैसे कैसे वह काम करता है और उसे क्या करने में अच्छा लगता है। राइटर जो हैं वो बहुत पसंद करते हैं ब्राइट कलर्स को और फ्रैग्रेंट फ्लावर्स को, स्पेशली मैरीगोल्ड्स को, यानी जैसे गेंदे का फूल कहते हैं। तो डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ स्पेशल ओकेजन्स, यहाँ की कोई खास मौका नहीं होता है, दुखी जो है वह प्रिपेयर करता है एक नोज गेज, जिसको आप बुके कह सकते हैं, और एक्सप्लेन करता है कि यह किसी के बर्थडे का गिफ्ट है जो कि फूलों को बहुत पसंद करता है। और नैरेटर को वह बहला फुसलाकर महल के सीढ़ियों के ऊपर एक बना हुआ कमरा है जहां पर यह बुके लेकर जाने को कहता है। जब नैरेटर वहां पहुंचते हैं, वहां एक मिस्टीरियस वॉइस उनको सुनाई पड़ती है और ऐसा लगता है कि कमरा खाली है, लेकिन एक बहुत ही मिस्टीरियस वॉइस वहां से आती है। कमरे में बहुत अंधेरा था। उस अंधेरे कमरे में जो मिस्टीरियस आवाज़ आती है, वहाँ पर एक मिस्टीरियस लेडी दिखाई पड़ती है और वो पूछती है, क्या कोई तुम भूत हो? वो नैरेटर को भूत कहकर पूछती है कि क्या तुम कोई भूत हो? और जब उन्हें लगता है कि नहीं, वो कोई भूत नहीं है, तो नैरेटर को वो अंदर इनवाइट करती हैं और वो एक रेड साड़ी पहने हुई हैं। उनकी ज्वेलरी बहुत अच्छी है, शानदार है, अडॉर्न है वो पूरी तरह से ज्वेलरी से, और ऐसा लगता है कि उनके बारे में लोग कहते थे कि वह पागल है। लेकिन वह पूछती हैं कि क्या यह बहुत मुश्किल है किसी सत्य को बताना, सच को बताना, और वो कन्फेस करती हैं कि जो लाइफ है उसमें जो छोटे छोटे झूठ हैं उसको बोलकर बहुत इन्जॉय किया जा सकता है। तो वो क्लेम करती हैं कि वह एक रानी हैं और अपने ज्वेलरीज को वो एज ए प्रूफ दिखाती है नैरेटर को, और वो कहती हैं कि वह उसे रानी कह के बुलाए। तो नैरेटर जो उनको योर हाइनेस कह के बुलाते हैं और वह बहुत खुश हो जाती हैं। जो लेडी जो थी, जो अपने आप को रानी कह रही थी, वो नैरेटर को चॉकलेट ऑफ़र करती हैं, जिनकी चॉकलेट जो है इंग्लैंड से आया करती थी, और उन्हें वार्न करती हैं कि वो सिर्फ 1 या 2 ले सकते हैं, क्योंकि इन्हें सैटरडे तक यह चॉकलेट चलाना है, उसके बाद ही इनको फिर से मिलेगा। तो वह चॉकलेट ले लेते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही टेस्टी ये चॉकलेट रहता है। नैरेटर जो है चॉकलेट लेने के बाद वहाँ खाते नहीं हैं और दूसरा लेने से घबराते भी हैं, लेकिन जो क्वीन रहती हैं वो उन्हें एक और दे देती हैं, और वह नैरेटर जो हैं वो लेडी के सामने, उस क्वीन के सामने खाते नहीं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये इम्पोलाइट तरीका है, सही तरीका नहीं है, शिष्टाचार के खिलाफ है। और जब नैरेटर वहाँ से जाने लगते हैं तो वो पूछती हैं कि वह कब फिर उनसे मिलने आएगा, तो वो बिना सोचे समझे फिर वो कह देते हैं कि वो आएंगे। ठीक है। रानी नैरेटर से रिक्वेस्ट करती हैं कि नैरेटर क्या उनके लिए एक रेड रोज़ लेकर आएंगे चुरा कर उसी गार्डन से जहाँ दुखी काम करता है, और वह चेतावनी देती हैं कि अगर दुखी को पता चल गया तो वह बहुत गुस्सा हो जाएगा और दुखी भी हो जाएगा, साथ ही साथ वह अपने आप को भी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वह रानी से बहुत नफरत करता है। लेकिन नैरेटर ये बताना चाहते हैं कि यह जो बुके है वह दुखी ने ही भेजा है, लेकिन वो मानती नहीं है, और नैरेटर जो हैं वो वहाँ से फिर चले जाते हैं और अपने फादर को ज्वाइन करते हैं टिफ़िन के टाइम में। उनके पिता खाना बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट हैं, तरह तरह की चीज़ें वो खिलाते हैं, और वो अपने पिता के पास पहुंच जाते हैं और तरह तरह के जो डिशेस वो बनाते हैं उसको एंजॉय करते हैं। जब नैरेटर लौट कर आते हैं अपने पिता के पास, तो उनके पिता पूछते हैं कि नैरेटर आखिर कहाँ गए थे, तो वो बताते हैं कि वो कैसे महल में एक राजकुमारी से मिलने के लिए वो गए थे और उन्होंने उन्हें चॉकलेट भी दिया है। तो पिता उनके एक्सप्लेन करते हैं कि वो एक महाराजा की बेटी हैं और उस महल में अकेले रहती हैं, और उनके बारे में र्यूमर फैला दिया गया है कि वो पागल हैं, क्योंकि उनका व्यवहार जो है, बिहेवियर जो है, थोड़ा अनकन्वेंशनल है। तो नैरेटर क्वेश्चन करते हैं कि पागलपन का मतलब क्या होता है, लेकिन पिता बहुत ही स्ट्रगल करके उनको समझाने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं। तब वो डिस्कस करते हैं
और पढ़ाई की बातें करते हैं। नरेटर जो है ईगरली उनके पिता के पढ़ाए हुए लेसन्स को पढ़ते हैं और एक राइमिंग जो है पोएम की वो सोलोमन ग्रंडी उसको पढ़ते हैं और ये इंजॉय करते हैं। आगे नरेटर जो हैं वो मीनिंग ऑफ लाइफ की बात करते हैं और एक नर्सरी राइम पढ़ते हैं, हार्क हार्क द डॉग्स डू बार्क, और वो पजल्ड हो जाते हैं जहाँ पर एक मेंशन किया गया है कि एक वेलवेट गाउन में एक भिखारी है और वो पूछते हैं और नैनी से भी पूछते हैं और फादर से भी पूछते हैं कि ये आखिर भिखारी कौन है। तो नैनी एक्सप्लेन करती है, जो आया है वो एक्सप्लेन करती है कि ये बेगर जो है वेलवेट गाउन में कोई और नहीं जीसस क्राइस्ट है। और नरेटर जो है डिस्क्राइब करते हैं नैनी को, आया को, कि ये कैसे क्रिश्चियन धर्म को बहुत अच्छे तरीके से मानती हैं और अरब की कहानियाँ, निग्रो, कोली फिशिंग कम्युनिटी की जो कहानियाँ हैं, एंसेस्ट्री की कहानियाँ, वो सब सुनाती हैं। और क्रिश्चियन फेथ के बावजूद भी नैनी जो है वो एविल स्पिरिट की कहानियाँ सुनाती हैं और वैसी कहानियाँ जिसमें मनुष्य जो है वो अपना वेश बदल कर कैसे जानवर बन जाता है। और नरेटर तभी याद करते हैं एक ऐसी कहानी को जिसमें एक सांप जो है एक प्रिंसेस से शादी करता है, जिसमें तब आया जो है एक बहुत ही कैप्टिवेटिव कहानी उनको सुनाती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाती है जो सुनकर नरेटर जो है बहुत इन्जॉय करते हैं। नरेटर जो हैं वो नैनी की कहानी को याद करते हैं कि कैसे आया ने बताया था कि एक सांप ने इंसिस्ट कैसे किया था एक प्रिंसेस को शादी करने के लिए और चेतावनी देते हुए कि अगर वो इनकार करेगी तो उसे मार डालेगा। फिर क्या करता है वो स्नेक जो है कैसे प्रिंसेस को लीड करके ले जाता है ट्रेजर के पास, एक खजाने के पास, और गायब हो जाता है। तो आया भी बिलीव करती है कि अगर सुबह सुबह कोई अगर सांप मिल जाए, यद्यपि कि यह काटता भी है लेकिन वह एक प्रकार का लकी एनिमल है और रेप्टाइल है, और उसके वार्निंग के बावजूद भी उनके पिता जो हैं, नरेटर के पिता जो हैं, वो रियश्योर करते हैं कि जो स्नेक्स होते हैं वो बहुत एग्रेसिव तब तक नहीं होते जब तक कि उनको प्रोवोक नहीं किया जाए, उनको तंग नहीं किया जाए। एक दिन जब वो गार्डन में अलोन रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो नरेटर याद करते हैं कि प्रिंसेस ने उनसे रिक्वेस्ट किया था एक रेड रोज़ के बारे में, रेड रोज़ मांगा था, तो वो जाकर तोड़ कर ले आते हैं और तोड़ते समय उनके अंगूठे में कांटा चुभ जाता है। आया की बात इग्नोर करते हुए और सांप के बात से न डरते हुए वो नरेटर जो है वो ओल्ड पैलेस की तरफ जाते हैं अपने रेड रोज़ को लेकर और प्रिंसेस को उनके कमरे में देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ कलरफुल ग्लासेस लगे हुए हैं, कलर्ड ग्लासेस लगे हैं विंडोज़ में, और हर डायरेक्शन से डिफरेंट वर्ल्ड दिखाई पड़ रहा हो, चूँकि पूरा कमरा रंगीन दिखाई पड़ रहा है। और प्रिंसेस इनको इनवाइट करती हैं और ये ज्वाइन करते हैं उनको, और वो अपने बाहें फैलाकर उनको बुलाते हैं और ऐसा लगता है कि वह खुद एक बटरफ्लाई हों, एक तितली हों। तो यहीं पर ये जो मीनिंग है द रूम ऑफ मेनी कलर्स यहाँ दिखाई पड़ता है, कैसे नैरेटर उस कमरे में पहुँचते हैं और एक डिफरेंट वर्ल्ड उनको दिखाई पड़ता है जहाँ डिफरेंट एंगल से जो रोशनी आ रही होती है वो अलग अलग कलर्स की आ रही होती है। नैरेटर जो हैं वो प्रिंसेस के साथ उस कलरफुल कमरे में एंजॉय करते हैं और ये ओल्ड पैलेस बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। वे जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं अपना रेड रोज और वो बहुत ही डरते हुए उसको लेती हैं और कहती हैं कि क्या किसी ने उसे देखा तो नहीं लाते हुए, नहीं तो इसके लिए उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, यानी नैरेटर को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो नैरेटर रियश्योर करते हैं कि उन्होंने बहुत सफाई से चोरी की है, किसी ने उनको देखा नहीं है। तब प्रिंसेस को विश्वास हो जाता है और वो उसके रोज को ले लेती हैं। दूसरी तरफ प्रिंसेस जो है एक्सप्रेस करती है एक बिलीफ कि कैसे सांप जो है एक ट्रेजर तक ले जा सकता है किसी को, जैसे आया की स्टोरी बताती थी। और तब वो गुलाब जब ले लेती हैं तो वो कहती हैं कि चुराए हुए गुलाब की महक जो है और भी शानदार हो जाती है। इसी बीच पता चलता है कि यूरोप में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं और नैरेटर के जो फादर हैं वो रॉयल आर्म फोर्स को ज्वाइन करने चले जाते हैं और पहली बार नैरेटर को अकेला छोड़कर जाने वाले हैं। तो नैरेटर जो है बहुत डर महसूस करते हैं और उन्हें अनईज फील होता है खाली कमरे में, घर में। सो
जब कभी भी घड़ी की जो सुइयां भी चलती हैं उसकी आवाज़ वो सुनते हैं, वो डर जाते हैं। नैरेटर जो है रात में जब सोए रहते हैं तो सांपों के बारे में सोचकर अचानक को बहुत डर लग जाता है, तो जाकर वो आया से अपने लिपट कर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठते हैं तो गार्डन में अचानक उनकी भेंट राजकुमारी से हो जाती है, प्रिंसेस से हो जाती है, और वो ऐसा लगता है कि बहुत ही सोच में पड़ी हुई हैं और किसी को गार्डन में ढूंढ रही हैं, और वो कहती है कि वो सांप को ढूंढ रही हैं जो कभी राजा हुआ करता था। तो यहाँ पर आप समझ लें कि वो सांप कोई और नहीं है बल्कि दुखी को वो कह रही हैं, और वो कहती हैं कि सांपों को जो खतरा होता है वो मंगूज से होता है, जिसको नेवला कहते हैं, और अपने ख़ानदान के लोगों को, राजा को वो मंगूज कहते हैं, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाएगा कि ये रानी जो है, ये राजकुमारी जो है एक गरीब से प्यार करती है और शादी करना चाहती है, तो वो उसे मार डालेंगे। तो यहाँ पर ये सेंस यहाँ पर बताया गया है। सो नैरेटर जो है बहुत ही पजल्ड हो जाते हैं ऐसे शब्दों को सुनकर, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ राजकुमार कौन है, ठीक है, सांप कौन है और ये नेवला कौन है, मंगूज कौन है। तो इस तरीके से वो बहुत ही पजल्ड हो जाते हैं। नैरेटर को रानी बताती हैं कि अगर कोई राजकुमार बिना शादी के मर जाता है तो बिना शादी के मरने से जब उसका जन्म होता है तो वो एक सांप के फॉर्म में जन्म लेता है। तो वो बहुत दुखी हैं क्योंकि हाल में एक सांप मारा गया था। तो रानी जो है इंस्ट्रक्ट करती है नैरेटर को कि प्रोटेक्ट करना किसी भी ऐसे सांप को जो ग्रीन कलर का हो, जो कि उस बनियान ट्री के जड़ों के पास रहता है, और वो कहती है कि गार्डनर को ये ज़रूर बताना, ठीक है, कि वो उसको कोई हानि ना पहुंचाए, उसको मारे नहीं, ठीक है। तो जब वो नैरेटर दुखी को बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं उस सांप के बारे में, वो अग्री हो जाता है कि वो कभी उसको मारेगा नहीं। और जब रानी और नैरेटर के बीच में एक कन्वर्सेशन होता है तो नैरेटर जो है वो बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं कि दुखी जो है एक कॉमनर है और उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या कहना चाहती हैं, इसका मीनिंग क्या है। तो चूंकि ये बहुत छोटे हैं तो उन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। इसी बीच नैरेटर खेल खेल में बताते हैं अपने लोगों को, यानी आया को और फादर को, कि दुखी ही शायद रानी के प्यार में है, और दुखी जो है इस बात से इनकार भी करता है। आया जो है वो नैरेटर को वार्न करती है, चेतावनी देती है कि ऐसे र्यूमर को ना फैलाएं, ठीक है, क्योंकि दुखी जो है लो कास्ट का है। नैरेटर रिकॉल करते हैं दुखी के उस जेस्चर को कि कैसे वो रानी को फ्लावर्स भेजता है, और ये सारा जो सस्पिशन है इनके अंदर वो और भी गहरा होता जाता है। बाद में नैरेटर के पिता जो हैं अनाउंस करते हैं कि ये लोग दिल्ली जा रहे हैं, उन्हें रॉयल एयरफोर्स को ज्वाइन करना है, इंटेलिजेंस वर्क को ज्वाइन करना है। नैरेटर एक्सप्रेस करते हैं अपने एक्साइटमेंट को, लेकिन साथ ही साथ दुखी भी हो जाते हैं कि वो अपने पिता से अलग हो रहे हैं। उनके पिता जो हैं एश्योर करते हैं कि वो देहरा जो है वो आएंगे, देहरादून जो है जगह, वो आएंगे, और नैरेटर जो है वो अपने दादी के साथ देहरा में रहेंगे। अब नैरेटर चूंकि यहाँ से अपने पिता के साथ जाने वाले हैं और उन्हें दादी के पास देहरा में छोड़ दिया जाएगा, फिर भी वो कहते हैं कि वो बोर्डिंग स्कूल जाना चाहते हैं, और वो इंसिस्ट करते हैं कि आया भी अगर उनके साथ चले तो बहुत अच्छा होगा, और ये लोग साथ चले जाते हैं और आया भी तैयार हो जाती हैं। नैरेटर जो हैं जब देहरा के हरियाली के बारे में और वहाँ के आसपास की खूबसूरती के बारे में जानते हैं तो उन्हें जाने का मन करता है, और जाने से पहले नैरेटर जो हैं वो फेयरवेल के लिए रानी के पास जाते हैं, और रानी भी एक्सप्रेस करती हैं कि वह भी यहाँ से कभी निकलेंगी, इस कन्फाइंड पैलेस से, इस बंद कमरे से वो कभी निकलेंगी, उनकी भी ज़िंदगी कभी आज़ाद होंगी और उनके जीवन में भी मेनी कलर्स होंगे। नैरेटर जो है रानी को हुक्का पीते हुए देखते हैं और बहुत ही इसेंट्रिक सोच में खोए हुए दिखाई पड़ती हैं, और कुछ क्रिप्टिकली ऐसा कुछ बोल रही हैं जो नैरेटर को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या बोल रही हैं। रानी जो है बहुत ही कन्फ्यूज़न में सारी चीज़ों को एक्सप्रेस कर रही हैं कि कैसे वार हो रहा है, हिटलर कैसे लोगों को सता रहा है। वह याद करती हैं एक जर्मन डेंटिस्ट को जिनको वो जानती थीं। ये दोनों दुखी को बागीचे में काम करते हुए देखते हैं, और रानी जो है नैरेटर को इंस्ट्रक्ट करती हैं कि जाते समय उसे
थैंक यू बोलते हुए जाना जो गुलाब उसने भेजा था। इस तरीके से ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो जब रानी उसे थैंक यू बोलने के लिए कहती हैं तो इससे पता चलता है कि रानी सचमुच दुखी से ही प्यार करती थी, और यह ज़माना जो है हमेशा जो ऊंचे लोग हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि उनके जो ख़ानदान के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो नीचे लोगों से प्यार करें। ये ऊंच नीच की खाई हमेशा बनी रही है इस ज़माने में, और इस प्रेम को, जो सच्चे प्रेम को ये दोनों फील कर रहे हैं अगल बगल ही रहकर, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, यह दिखाता है सच्चे प्रेम को। तो ये कहानी एक सच्चे प्रेम की कहानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि इस कहानी का मेन थीम क्या है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।